नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने 2 दिन पहले नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन से संबंधित बची हुई तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने समीक्षा बैठक में अफसरों से यह भी कहा कि तैयारी पूरी होते ही नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। भले ही नगरीय निकायों के चुनाव की राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी कर ले, लेकिन नगरीय निकायों के चुनाव आरक्षण की प्रक्रिया तय होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग करवा पाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा या फिर राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित होने वाले विधेयक अथवा राज्य सरकार के द्वारा अध्यादेश लाकर आरक्षण की प्रक्रिया तय होने की प्रतीक्षा करना होगी। आरक्षण की प्रक्रिया तय हुए बगैर राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी सूरत में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन नहीं करवा सकता। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा अभी तक अपनाई जा रही आरक्षण की प्रक्रिया को हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच गलत ठहरा चुकी है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। संविधान के 74वें संशोधन में नगरीय निकाय के चुनाव में पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अफसर अभी तक निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों का आरक्षण जनगणना की आबादी के घनत्व के मान से कर रहे थे। नगर निगम वाले जिन शहरों में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी ज़्यादा थी, उसका अनुसूचित जाति वर्ग के महापौर के लिए आरक्षण कर दिया जाता था। इसके बाद इसमें चक्रानुक्रम के आधार पर महिलाओं के लिए महापौर का पद आरक्षित किया जाता था। इसी प्रक्रिया से अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापौर के लिए आरक्षण किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के अलावा सभी नगरीय निकायों के पार्षदों का आरक्षण भी आबादी के घनत्व के मान से करने के बाद महिला पद का आरक्षण चक्रानुक्रम के आधार पर किया जा रहा था। अब यदि चक्रानुक्रम के आधार पर नगरीय निकाय के आरक्षण किए जाते हैं, तब आबादी का घनत्व आधार नहीं रहेगा। चक्रानुक्रम में आरक्षण होने से बारी बारी से पद सभी वर्गों के लिए आरक्षित होते जाएंगे। यदि चक्रानुक्रम से निकायों में पदों का आरक्षण किया जाएगा तो इसके लिए नगर निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधिनियम की धाराएं बदलना पड़ेंगी। अधिनियम की धारा बदलने के वास्ते विधेयक आएगा। इसके लिए पहले कैबिनेट और फिर विधानसभा की मंजूरी लगेगी। यदि सरकार अधिनियम की धाराओं को बदलने में जल्दी करना चाहती है तो अध्यादेश लाना होगा। बाद में विधानसभा से पारित होने के बाद स्थायी रूप से अधिनियम लागू हो जाएंगे। लेकिन इन सब प्रक्रिया के पूरा होने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के चुनाव नहीं करवा सकता। आयुक्त ने, जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने समीक्षा के बाद ये ज़रूर कहा है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन जो हैं उनकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी तैयारी पूरी होते ही। लेकिन उसमें अभी एक अड़ंगा है आरक्षण का। आरक्षण जब तक नहीं हो जाता तब तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। इसलिए आरक्षण होना पहली अनिवार्यता है। इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि आयोग के आयुक्त ने ज़रूर कल ये समीक्षा बैठक में कहा है अफसरों से कि जैसे ही तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद तत्काल आम निर्वाचन कराए जाएंगे। आरक्षण की प्रक्रिया तय हुए बगैर राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के आम निर्वाचन नहीं करवा सकता है। आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले अथवा विधेयक या फिर अध्यादेश का इंतजार करना होगा। ग्वालियर की बेंच में याचिका लगी हुई थी आरक्षण को लेकर और ग्वालियर की बेंच में सुनवाई के बाद
सरकार के खिलाफ फैसला आया। अभी तक सरकार जिस प्रक्रिया से नगरीय निकाय के चुनाव का आरक्षण कर रही थी, महापौर का, नगर पालिका के अध्यक्ष का आरक्षण जिन प्रक्रिया से कर रही थी, उसको ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच ने गलत ठहरा दिया। नगरीय प्रशासन विभाग आबादी के मान से कर रहा था। जहां आबादी का घनत्व तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ज़्यादा होता था, वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष का पद आरक्षित कर दिया जाता था। इसके बाद जब महिला के आरक्षण की बात आती थी उन्हीं नगरीय निकायों में, तब जरूर चक्रानुक्रम का पालन किया जाता था और चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षण किया जाता था। लेकिन अब यदि ग्वालियर बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट यथावत रखता है तो फिर चक्रानुक्रम के आधार पर ही आरक्षण होगा। वैसे भी संविधान के 74वें संशोधन में चक्रानुक्रम से ही नगरीय निकायों में आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने अपने हिसाब से इन नियमों में संशोधन कर लिया था और संशोधन के बाद आबादी के घनत्व के मान से वो आरक्षण कर रहे थे। राज्य सरकार के द्वारा अपनाई जा रही आरक्षण की प्रक्रिया को ग्वालियर बेंच ने गलत ठहराया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने का यदि राज्य सरकार इंतज़ार नहीं करती है तो राज्य सरकार को पहले विधेयक लाना होगा। विधेयक यदि ले आते हैं तो उसको विधानसभा में पारित कराना होगा। यदि उस दौरान विधानसभा का सत्र नहीं है और सरकार इस पर अधिनियम में संशोधन करना चाहती है तो फिर अध्यादेश लाना होगा। लेकिन विधेयक और अध्यादेश लाए बगैर राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं करवा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार करना होगा। चक्रानुक्रम से नगरीय निकायों में पदों का आरक्षण होने से आबादी का जो घनत्व का आधार था वो खारिज हो जाएगा। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। शाला में प्रवेश से वंचित एवं सभी शाला त्यागी बच्चों को स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करवाने के लिए प्रदेश में 23 से 31 जुलाई तक स्कूल शिक्षा विभाग का गृह संपर्क अभियान चलेगा। इस अभियान में मेंटर शिक्षक भी बनाए जा रहे हैं। मेंटर शिक्षक को स्कूली 10 से 15 बच्चों की जवाबदेही सौंपी जा रही है। मेंटर शिक्षक आवंटित बच्चों का भौतिक सत्यापन करेंगे, प्रवेश न लेने अथवा ड्रॉप आउट होने का कारण पता कर उसका समाधान करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फॉलोअप प्लान बनाएंगे। इतना ही नहीं, शाला में प्रवेश उपरांत उनकी शाला में नियमित उपस्थिति एवं सतत ट्रैकिंग सुनिश्चित करवाने के लिए मेंटर के रूप में कार्य करेंगे। घर घर संपर्क के दौरान टीचर बच्चों के पालकों एवं परिवार के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अन्य सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर असाक्षरों को भी चिन्हित किया जाएगा। नोडल शाला के प्रधानाध्यापक के द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों की सूची तैयार करवाई जाएगी। इसके बाद इन्हें साक्षर करवाने के लिए गांव के ही शिक्षित महिला अथवा पुरुष को अक्षर साथी के रूप में चिन्हांकित करेंगे। अक्षर साथियों के साथ असाक्षरों की बेंचिंग मैचिंग कर गांव में साक्षरता कक्षाओं का संचालन करवाकर साक्षरता दर बढ़ाने की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। इन सब कामों के लिए राशन की दुकान, गांव के सरपंच या वार्ड के पार्षद का भी सहयोग लिया जाएगा। शाला प्रवेश गृह संपर्क के दौरान यदि कोई बच्चा कहता है कि मैं तो अध्ययनरत हूँ, तब संबंधित मेंटर उसकी शाला में जाकर इस बच्चे की कही गई बातों की पुष्टि करेगा। यदि वह बच्चा स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिला तो पुनः बच्चे के परिवार से संपर्क कर उन्हें एडमिशन के लिए मोटिवेट किया जाएगा। स्कूल में एडमिशन करवाकर उसकी नियमित उपस्थिति के लिए मेंटर टीचर द्वारा प्रयास किए जाएंगे। यदि कोई बच्चा स्कूल से बाहर है तो उसे आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र अथवा स्कूल में सीधे एडमिशन दिलवाया जाएगा। एडमिशन के बाद आयु अनुरूप दक्षता प्राप्त करवाने
और शाला में नियमित उपस्थिति हो, इसकी जिम्मेदारी भी मेंटर शिक्षक की होगी। असाक्षरों को साक्षर करवाने के लिए भी मेंटर शिक्षक की व्यक्तिगत जवाबदारी रहेगी। ये स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यक्तिगत जवाबदारी निर्धारित की है, जिससे साक्षरता का प्रतिशत बढ़े और ड्रॉप आउट रेट कम से कम हो। राज्य सरकार का यही निर्णय है। इस निर्णय पर स्कूल शिक्षा विभाग अमल कर रहा है और इसी का नतीजा है कि शिक्षकों को अब जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के इच्छुक हैं उनको वहाँ पर वो उनके अभिभावकों को समझाएंगे और उनका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। इसके बाद वो नियमित उन बच्चों की देखभाल करेंगे कि वो स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये भी पूरी निगरानी करने का जिम्मा उन्हीं शिक्षकों का होगा जो एडमिशन दिलवाएंगे। स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए गृह संपर्क करेंगे। एक मेंटर शिक्षक को 10 से 15 बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग ने जवाबदेही सौंपी है। एडमिशन के लिए 23 जुलाई से राज्य शिक्षा केंद्र जो है उसने घर घर जाकर टीचरों को अभिभावकों से संपर्क करने के लिए कहा है और यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। गृह संपर्क के दौरान 15 वर्ष से आयु जो अधिक आयु के असाक्षर हैं उनको भी चिन्हांकित किया जाएगा, उनका सर्वे किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। साक्षरता बढ़ाने के लिए अक्षर साथी भी राज्य सरकार तैयार करवा रही है। असाक्षरों को साक्षर करने मेंटर शिक्षक को व्यक्तिगत जवाबदारी दी गई है कि इस काम में वो व्यक्तिगत रुचि लें और रुचि लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर करें। तो एक ही जो अभियान चलेगा उसमें 2 काम स्कूल शिक्षा विभाग के जो टीचर हैं वो करेंगे। ये एक अच्छी योजना है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो साक्षरता का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश का वो अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ने की उम्मीद है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। छत्तीसगढ़ के हर भूभाग में एक जैसा विकास, एक जैसे शांति स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सामाजिक न्याय का आधार गढ़ रही छत्तीसगढ़ सरकार। गढ़ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मध्य प्रदेश में यह मॉडल सिटीजन चार्टर इसी साल 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। अब न केवल नागरिक सुविधाओं और समस्याओं के लिए ये जवाबदेह होंगे बल्कि तय सीमा में इन्हें काम करना होगा। आम नागरिकों को नियत समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने वाली इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक तैयारियां चल रही है। अभी तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सबसे बड़ी दिक्कत थी गांव की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण न होना और इसके लिए जवाबदेही तय न होना। इसको देखते हुए केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय ने एक मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। सिटीजन चार्टर के दायरे में स्वास्थ्य सेवाओं, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने का काम, हैंडपंप की मरम्मत, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र दिलवाने की सुविधाएं ग्राम पंचायत उपलब्ध कराएगी। सामान्यतः नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर
जन सेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जन सेवाओं को दक्ष, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाना है। 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई। इस निर्णय के पश्चात भारत सरकार ने अनेक मंत्रालय तथा संगठनों में नागरिक अधिकार पत्र तैयार करवाकर लागू किए। मध्य प्रदेश वर्ष 2010 में सिटीजन चार्टर लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सिटीजन चार्टर लागू किया था। अब 15 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में सिटीजन चार्टर लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मॉडल सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से लागू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के नागरिक हैं, गांव के स्थानीय नागरिक हैं, उनको जो भी सरकार की सेवाएं हैं उसमें समय सीमा में सारी चीज़ें उनकी होना शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए अभी तक उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ते थे। अब वो सारे काम जो भी सिटीजन चार्टर में शामिल किए जाएंगे उनको समय सीमा में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को वो सुविधाएं मिलने लगेंगी। ये 15 अगस्त से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में 2010 में ही सिटीजन चार्टर लागू हो गया था। धीरे धीरे बचे हुए सारे शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार ने इसको लागू कर दिया, जिससे अब समय सीमा में लोगों को चाहे बिल्डिंग परमिशन की बात हो या नल कनेक्शन की आवेदन से संबंधित शिकायत हो या फिर राशन कार्ड से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें सिटीजन चार्टर के दायरे में आ गई हैं। और भी बहुत सारे कई विभागों की योजनाएं हैं, चाहे गुमास्ता लाइसेंस हो या और भी कई चीज़ें हैं जिनको सिटीजन चार्टर में शामिल किया गया है। ये सब अब इनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उतनी ही समय सीमा में बनाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को संबंधित नागरिक को देना होगा। यदि वो नहीं दे पाते हैं तो इस पर उनके खिलाफ जो भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी होगा जुर्माना किया जाएगा। सिटीजन चार्टर लागू होते ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इनकी महती भूमिका होगी। गाँव के जो नागरिक हैं उनको समय सीमा में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सिटीजन चार्टर लागू करने के पीछे सरकार की मंशा ग्रामीणों को नियत समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई विभागों की सेवाएं सिटीजन चार्टर में शामिल की जा रही हैं। ये एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार इसको इसी साल 15 अगस्त से लागू कर रहा है। इसके लागू होने के बाद ग्रामीणों को जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें काफ़ी हद तक दूर होंगी। अभी तक उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज मंत्रालय से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव से परेशान हैं। पीएस और सेक्रेटरी उनकी सुनते नहीं हैं। मंत्री कई बार कई मौक़ों पर इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस मामले में बुंदेलखंड क्षेत्र के एक मंत्री काफ़ी समझदार निकले। पिछले दिनों उनके विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान योजनाओं में बरती जा रही लापरवाही के बारे में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और सचिव से बोला। मंत्री जी ने मौके की नज़ाकत को तत्काल भांप लिया और बीच में ही बोल पड़े कि मैं पहले ही इस विभाग पर इनको बता चुका, लेकिन ये दोनों अफसर मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। इतना सुनते ही सीएम ने प्रमुख सचिव और सचिव से कहा, विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं, इसलिए उनकी बातें और आदेश आपको सुनना और मानना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, सीएम ने दोनों अफसरों को यह नसीहत भी दे दी कि मनमानी नहीं चलेगी। इसके बाद तो इस विभाग के नज़ारे ही बदल गए। अगले ही दिन दोनों अफसर मंत्री जी के बंगले पर पहुंच गए। मंत्रालय और राजनीति के गलियारों में यही चर्चा हो रही है
कि मंत्री जी ने दिमागी कसरत करके जो चाहते थे वो करवा लिया। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि बुंदेलखंड क्षेत्र के ये मंत्री अपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।